स्वागत है बच्चों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैटरडी सब्जेक्ट हिंदी का सैटरडी लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल हैं। जो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद के कवि जयशंकर प्रसाद नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है और तुलसीदास भी नहीं है। तो कौन है? अज्ञेय है प्रयोगवाद के कवि। नेक्स्ट है सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा नहीं है, राम भक्ति शाखा नहीं है, प्रेम भक्ति शाखा भी नहीं है। तो कौन है? सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि कृष्ण भक्ति शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा और छंद के द्वितीय और चतुर्थ, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय और चतुर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड में होती हैं 13-13, फर्स्ट और थर्ड में होती हैं 13-13, सेकंड और फोर्थ में होती हैं 11-11, सेकंड और फोर्थ में होती हैं 11-11। तो ये यही पूछ रहा है द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय और चतुर्थ में होती हैं 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्ति का नाम किशोरी लाल नहीं था, रामलाल भी नहीं था और जयंत लाल भी नहीं था। तो कौन होगा? मोतीलाल। तो नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार कौन है? मोतीलाल है। नेक्स्ट है किसी कार्य के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण तो नहीं कहलाते, सर्वनाम भी नहीं कहलाते, संज्ञा भी नहीं कहलाते। तो क्या कहलाते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो कितनी करते थे? तो वो करते थे 1000 नहीं करते थे, 100 भी नहीं करते थे, 300 भी नहीं करते थे, वो करते थे 500 गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे भोलेनाथ के पिता। कितने? 500। चलिए नेक्स्ट है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो विश्व के सकल जन गर्मी से क्या हो रहे हैं? विश्व की जनता गर्मी से क्या हो रही है? भ्रमित तो नहीं हो रही है, द्रवित भी नहीं हो रही है। तो क्या हो रही है? व्याकुल हो रही है। अगला है स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? तो स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को अनुभाव नहीं कहते, आलंबन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगला है कविता के रचना विधान को क्या कहा जाता है? छंद, अलंकार, रस। तो कविता के रचना विधान को अलंकार तो नहीं कहते, रस भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत है? संस्मरण में नहीं आता, जीवनी में भी नहीं आता, यह आता है रेखा चित्र में। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? किसी कार्य के ना होने का बोध हो तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे खालिस्तान वाक्य कहते हैं। तो निषेधवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक तो नहीं कहते हैं, इच्छावाचक भी नहीं कहते, तो कहते हैं निषेधवाचक। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह ब्लैंक नदी, खालिस्तान नदी। कौन सी नदी थी? ताप्ती तो नहीं थी, नेवज भी नहीं थी, तो कौन सी नदी थी? वो थी यह तिस्ता नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में आपके पॉइंट है 6 और आंसर हैं 8, मतलब 2 छूट जाएंगे। चलिए बनाते हैं। आत्मकथ्य कवि, तो आत्मकथ्य कवि थे जयशंकर प्रसाद। सेकंड है 16-16 मात्राएं। तो 16-16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई और छंद में होती हैं। अगला है उपन्यास के तत्व। तो उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? उपन्यास के तत्व होते हैं 6। नेक्स्ट है एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की। अगला है जो मीठी वाणी बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो मीठी वाणी बोलता हो उसे मृदुभाषी कहा जाता है। और फिर अगला है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी है
मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी का आंसर है मधु कांकरिया। इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो मुख्य गायक की आवाज़ होती है चट्टान जैसी भारी। मुख्य गायक की आवाज़ होती है चट्टान जैसी भारी। अगला है आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलंबन के अंग हैं आश्रय और है विषय। आश्रय और विषय आलंबन के अंग हैं। अगला है संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। एक संस्कृत व्यक्ति क्या करता है? किसी नई चीज़ की खोज करता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, जिसमें योजक चिन्ह का लोप होता है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न है माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया? माँ ने भोलेनाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई। पीसी हुई हल्दी लगाई माँ ने भोलानाथ के घाव पर। अगला है फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। सत्य है। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है। असत्य है, अतिशयोक्ति में होता है। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। असत्य है, वो शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये असत्य आएगा, वो शहनाई बजाने के लिए जाने जाते हैं बिस्मिल्लाह खां। अगला है दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये भी असत्य है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला है गंतोक का अर्थ पहाड़ है। यह सत्य है। गंतोक का पहाड़ अर्थ है सत्य है। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, यह सत्य है। अगला है अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। ये भी सत्य है, अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। चलिए इसके आगे के सारे प्रश्न उत्तर एकदम लाइन से हैं। आपको क्वेश्चन पेपर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाइन से सिर्फ लिखते जाना है। इतना मैंने क्वेश्चन आंसर आपके लिए अरेंज कर दिया है। चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया? संवत में उनकी समयावधि लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य को, तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी पद्य साहित्य को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। उनके नाम वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान काल है। अब संवत में उनकी समयावधि ये रही, ये 1375, 1700 और 1900। तो ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रगतिवाद कोई 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद के कोई 2 कवियों के नाम लिखिए, उनकी एक रचना लिखिए। तो यहाँ प्रगतिवाद के 7 कवियों के नाम हैं, तो आपको तो लिखना 2 ही है और उनकी रचना ये रही। आप इनको याद कर लीजिएगा, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए, अगर आपने याद कर लिया तो। अगला प्रश्न है सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं और भावपक्ष। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं पूछा है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सुरसारावली और साहित्य लहरी। और उनकी काव्यगत विशेषताएं ये रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं सुरसारावली और साहित्य लहरी हैं। उनके भाव पक्ष और ये हैं। अगला है ये सूरदास की हैं, सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, ये इसकी हैं, सूरदास की हैं। अगला है गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अगला प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या निहित है? ये भी वही है। ये 2 टाइप के प्रश्न हैं, जैसे कि आप यहाँ बहुत शॉर्ट में आंसर है, तो यहाँ थोड़ा लंबा लिखना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप।
अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद का प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? ये आपका है प्रश्न नंबर 9 का अथवा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो करुण रस की परिभाषा ये रही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, छंद किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? ये लिख सकते हैं आप, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न था कि वार्णिक छंद मात्रिक छंद में कोई अंतर? ये मात्रिक छंद है और ये वार्णिक छंद है, इनमें अंतर, इनमें मात्राओं की गणना की जाती है, इसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा तथा चौपाई मात्रा के जिन छंदों की गणना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। यह आंसर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। थे मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित है। अगला क्वेश्चन था, दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम और उनकी कहानी सहित लिखिए। दो प्रसिद्ध कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, और ये रही उनकी कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। तो जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर ये रहा जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की, क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो मनु भंडारी की दो रचनाएं लिखनी है। तो दो रचनाएं ये रही, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी रचनाएं हैं। उनकी भाषा शैली भी देख लेते हैं। ये भाषा शैली है स्वयं प्रकाश जी की। अगर मन्नू भंडारी की लिखना है तो मन्नू भंडारी की ये दो रचनाएं हैं, एक प्लेट सैलाब में हार चुकी, और इनकी भाषा शैली ये रही, इनकी भाषा शैली मन्नू भंडारी की। अगला है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ये प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न था, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 15 का अथवा वाला है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संसार भर में प्रसिद्ध और जिसकी उपमा न की जा सके। तो संसार भर में प्रसिद्ध, तो जो संसार भर में प्रसिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? या फिर जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा न हो, वो अनुपम कहलाता है। और संसार भर में जो प्रसिद्ध होता है उसे जग जाहिर भी कहते हैं, या सुप्रसिद्ध भी कहते हैं। जग जाहिर भी कहते हैं या सुप्रसिद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि और समास में अंतर लिखिए। संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए, ये इसका आंसर है। तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक के अनुसार अधिक मदद करती है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धन हुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल ससार। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये रहा इसका संदर्भ। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग ये रहा और इसकी व्याख्या ये है, ये रही व्याख्या, ये व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल क्या है और कुछ तो नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधि मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोचा हुआ की तिरकन का। इसका भी संदर्भ, प्रसंग और
भावार्थ है। नेक्स्ट है ठाली बैठे। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच करने का अनुमान करने लगे। इसका भी संदर्भ प्रसंग ये है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर, प्रश्न नंबर 20 की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो ये अनुच्छेद है, प्रश्न नंबर 20 है ये, इसमें अनुच्छेद लिखना था कि धर्म से, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है अब था काव्या, ये थे प्रश्न नंबर 21, अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन था असत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगण से वाला, तो उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। चलो उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 था निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न था आपका उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक आएगा राम ही सत्य है या सत्य ही राम है। राम ही सत्य है या राम ही सत्य ही राम है। अगला क्वेश्चन है सबरी की कुटिया में कौन आया। सबरी की कुटिया में आए थे भगवान राम, भगवान राम आए थे सबरी की कुटिया में। अब उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ आप लिख सकते हैं जहाँ भगवान राम है वो सत्य हैं और वह मुनिगण से पता लगाते हुए सबरी की कुटिया तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका माता सबरी का प्रेम उन्हें अपनी कुटिया तक खींच लाया था भगवान राम को। इस प्रकार से आप भावार्थ लिख सकते हैं। अब अगला था उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रकृति होगा इसका शीर्षक, कि प्रकृति से ही सब कुछ है। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति वर्ड ही इसका शीर्षक होगा, हमें प्रकृति के अनुसार जीना होगा। उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक प्रकृति होगा। प्रकृति के नियम तोड़, दूसरा प्रश्न प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा। तो इसका नियम तोड़ने से होगा, इसके स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे। ये नुकसान होगा प्रकृति के नियंत्रण। गद्यांश का सारांश आप लिख सकते हैं, इसी में से कोई 2-3 लाइनें आप मुख्य रूप से निकाल करके लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका को आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान, ये नगर पालिका अगला प्रश्न था आपका। अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो ये रहा आपका आवेदन पत्र। आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें। अगला प्रश्न था किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भिक निबंध लिखिए। तो स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध आप लिख सकते हैं, समग्र स्वच्छता पर, प्रस्तावना, स्वच्छ भारत का सपना, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ, गंदगी के दुष्परिणाम। इस प्रकार से आप ये निबंध लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत का स्वप्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।